सेकंड जो मेन हेडिंग होगी इस टॉपिक की, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। फर्स्ट हमने डिटेल में डिस्कस की कि मुग़लों का जो डिक्लाइन हुआ था वो रेबेलियस मूवमेंट्स की वजह से हुआ था। इसमें हमने जो मुग़ल एम्पायर में जो लैंडलॉर्ड्स या सरदार थे उन्होंने बगावत की। उसके अलावा उनके जो प्रिंसेस थे, लॉयल प्रिंसेस, उन्होंने बगावत की। तीसरा हमने पढ़ा था प्रोविंशियल गवर्नर्स ने बगावत की, और मराठास ने जो चैलेंज किया मुग़ल एम्पायर को। इन चारों की बगावतों की वजह से मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गया। सेकंड जो मेन हेडिंग होगी, जो कि मेन काज है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का, वो है कि डिफरेंट इन्वेजन्स जो हुई थी, जिसमें सबसे पहले तो पर्शियंस ने इन्वेड किया इंडिया को, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का नुकसान हुआ, कमज़ोर हो गया। उसके बाद फिर अफ़गान्स ने इन्वेजन्स की। अफ़गान्स ने भी काफ़ी कमज़ोर कर दिया मुग़ल एम्पायर को। और तीसरा जो है वो है कि यूरोपियंस जो आए थे इंडिया में, तो उन्होंने भी मुग़लों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही कर दिया। अब इसमें हम ये लिखेंगे कि इन्वेजन्स में कि ये जो इन्वेजन्स हुई थी, जैसा कि पहले ही ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस वाज सर्टेनली द केस ऑफ मुग़ल एम्पायर एज इट डिकेड, क्योंकि वो पहले ही कमज़ोर हो चुका था। तो सबसे पहली जो इन्वेजन आई, फॉरेन इन्वेजन, वो थी पर्शियंस की। सबसे पहले पर्शियंस ने इन्वेड किया इंडिया को। पर्शियंस में किसने इन्वेड किया? नादिर शाह ने। कह रहा है कि द फर्स्ट आर्म्ड इन्वेजन केम फ्राम पर्शियंस एंड अफगान्स। द पर्शियंस इन्वेडेड इंडिया इन 1739 अंडर नादिर शाह। ये आपने ये साल भी याद करना है कि 1738-39 में नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया। और जैसा कि मुग़ल आर्मी पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो इस चीज़ का नादिर शाह ने फ़ायदा उठाया। और ये है कि नादिर शाह जो था ये इंडिया में आया था सिर्फ जस्ट लूटिंग करने, क्योंकि इंडिया को शुरू से कहा जाता था गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया है। तो अफ़गानिस्तान से या पर्शिया से या नेबरिंग कंट्री से जिसको भी लूटिंग करनी होती थी, तो वो इंडिया में आसानी से लूटिंग करके चले जाते थे। तो जैसा कि ये ग्रेट मुग़ल्स जो भी हैं, इनका एम्पायर इनका टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ तो मुग़ल एम्पायर वीक होना स्टार्ट हो गया। तो नादिर शाह ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया, और इंडिया में उसने काफ़ी लूटिंग की, जिसमें एक मशहूर फेमस बात है कि उसने पूरे दिल्ली को भी प्लंडर कर लिया, लूट लिया। और उसके अलावा जो मुग़लों की निशानी थी, मुग़लों की बहुत बड़ी निशानी थी, जो फेमस इनका जो पीकॉक थ्रोन, वो भी ले गया। पीकॉक थ्रोन ये शाहजहां ने अपने लिए एक तख्त बनवाया था, जो कि मुग़लों की निशानी है, तो वो भी लेकर चला गया। अब ये बात और है कि नादिर शाह 1738-39 में जब इंडिया में उसने इन्वेड किया था, तो ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पे आकर अपनी एक परमानेंट गवर्नमेंट बना ली थी, बल्कि वो लूटिंग करके वापस चला गया। इसी तरह पर्शियंस के बाद फिर अफ़गान्स आए, तो तकरीबन 1747 से लेके 1769 तक अफ़गान लीडर अहमद शाह अब्दाली। ये एक बार मुझसे इंटरव्यू पूछा गया था कि अफ़गान जो दुरानी थे, जो जिन्होंने इंडिया पे कोई एक बादशाह था दुरानी, उसने इंडिया पे अटैक किया था, उसका नाम क्या है? तो दुरानी और अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली भी था और ये दुरानी, इसको अफ़गान एम्पायर भी कहते हैं और इसको दुरानी एम्पायर भी कहते हैं। तो इसने, अहमद शाह अब्दाली ने भी 1747 से लेके 1769 तक ही इन्वेडेड इंडिया फॉर 10 टाइम्स। इसने 10 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया
और इसने ये वही बंदा है जिसने मराठास को भी डिफीट दी। अब इसने भी समझें कि यहाँ पे कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनाई अहमद शाह अब्दाली ने, और इसकी भी आर्मी वापस चली गई। अब ये वापस तो चली गई, पर ये मुग़लों को दोनों जो इन्वेजन्स थी, इन्होंने दोनों इन्वेजन्स ने मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। हम कर रहे थे काजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। काजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर में हमने ये पढ़ा कि इसके लिए इस टॉपिक का सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे कि इनके डाउनफॉल के काजेज़ क्या थे, और काजेज़ में फिर मैंने आपको बताया कि इसकी आप तीन जो है वो मेन हेडिंग्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहली हेडिंग होगी रेबेलियंस की, कि डिफरेंट रेबेलियंस की वजह से मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गया। इसमें सब हेडिंग्स क्या बनेगी कि रेबेलियंस किसने की। एक तो ज़मींदार ने, जो काफ़ी ताकतवर हो जाते थे और वो कभी कभी मुग़ल एम्पायर को आहिस्ता आहिस्ता औरंगज़ेब की डेथ के बाद कोई भी ट्रिब्यूट वगैरह देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह दूसरी पॉइंट आप लिखेंगे कि जो इनके जो रॉयल प्रिंसेस हुआ करते थे, जो इलाके ये कानकर करते थे मुग़ल, वहाँ पे जो लोकल प्रिंसेस होते थे उन्हीं को ये परमिशन दे देते थे कि आप जो है वो अपनी गवर्नमेंट चलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, और हमें मुग़ल एम्पायर को कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह देते रहें। तो अब ये भी रॉयल प्रिंसेस, लॉयल प्रिंसेस जो थे, ये भी आहिस्ता आहिस्ता अब मुग़लों से दूर होते गए, जिसकी वजह से मतलब बगावत करने स्टार्ट हो गए। तीसरी पॉइंट जो हम लिखेंगे कि मुग़लों के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, जो इनके प्रोविंसेस थे, वहाँ पे उन्होंने जो नॉमिनेट किए हुए थे गवर्नर्स, उन्होंने भी बगावत करना स्टार्ट कर दी, और उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे बंगाल, जैसे अवध, इस तरह के प्रोविंसेस। और चौथी पॉइंट हम लिखेंगे कि मुग़लों को सबसे ज़्यादा जो रेबेलियन की हेडिंग में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हुआ मराठा से। मराठा ने मुग़लों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, और मराठा की वजह से मुग़ल एम्पायर की जो मेन पावर थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, इसी तरह इसी टॉपिक में काजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर में जो दूसरी हेडिंग होगी हमारी, वो होगी इन्वेजन्स की, कि इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेजन्स हुई। इन्वेडर्स आए बाहर से, जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। इसमें अब हम सब हेडिंग में क्या लिखेंगे कि इसमें सबसे पहले इन्वेड किया इंडिया को, सबसे पहले इन्वेड किया पर्शियंस ने। पर्शियंस में नादिर शाह का नाम लिखेंगे कि नादिर शाह ने 1738-39 में, जिस ज़माने में मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाह की हुकूमत थी दिल्ली में, उसने नादिर शाह ने उसने लूटिंग की, प्लंडरिंग की, और यहाँ पे काफ़ी वेल्थ यहाँ से लेकर वापस लूटिंग करके चला गया। इसी तरह अब दुरानी आए या अफ़गान्स आए, दुरानी भी इनको कहेंगे, अफ़गान्स भी कहेंगे, जिसमें अफ़गानिस्तान का जो किंग था अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को इन्वेड किया। और इसमें फिर शाह वलीउल्लाह का भी थोड़ा सा जिक्र आएगा, वो अगली नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो शाह वलीउल्लाह, क्योंकि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो CSSBMS में सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वेजन्स में पर्शियंस और फिर अफ़गान दुरानी या अहमद शाह अब्दाली, एक ही बात है, ये आए। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में 10 टाइम्स जो इन्वेजन्स की और मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर कर दिया, और यही था अहमद शाह अब्दाली जिसने मराठास को कंप्लीट डिफीट दे दी बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। इसी तरह तीसरा जो हम लिखेंगे वो है सब हेडिंग जो होगी वो होगी कि यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, यूरोपियन इंटरेस्ट इन इंडिया। यूरोपियंस इंडिया में आए थे, वो तो आपको पता ही होगा कि यूरोपियंस आए थे यहाँ पे ट्रेड करने, और फिर फाइनली ब्रिटिश भी आए थे, पुर्तगीज़ भी आए थे, और फ्रेंच भी आए थे, और फाइनल आखिर में जो जीत हुई वो ब्रिटिश की हुई, और ब्रिटिश ने यहाँ पे सदियों तक जो है वो हुकूमत की। यूरोपियंस की क्या कहानी है कि
ये एक शॉर्ट सा मैं रफ सा मैं बनाऊंगा। अच्छा, अब ये इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है और ये इंडिया है, पेनिनसुला इंडिया का। ये आपका पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, और ये अरेबियन पेनिनसुला। 1492 में जबकि समझें कि रेनेसांस का ज़माना स्टार्ट हो रहा था यूरोप में, 1492 में यूरोपियंस ने यूरोप से, यहाँ से, ये जो साउथ अफ्रीका मुल्क है, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका की जो लास्ट चोटी है उसको कहते हैं केप। किसी भी कॉन्टिनेंट की जो आखिरी चोटी होती है उसको केप कहते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में आपने एक सिटी का नाम सुना होगा, केप टाउन। केप टाउन मतलब वो केप पे है। केप का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का आखिरी कोना। तो एक दूसरा केप है यहाँ पे, उस केप का नाम है केप ऑफ गुड होप। ये बड़ा फेमस है हिस्ट्री में। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से अंग्रेज़ आए थे और यहाँ पे इंडिया में इस मालाबार कोस्ट पे, इस किनारे का नाम है मालाबार कोस्ट। यहाँ पे अंग्रेज़ और पुर्तगीज़ और फ्रांस ये सारे इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से 1492 में, मतलब आज से तकरीबन 600 साल पहले वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने इंडिया की वेल्थ देखी। इंडिया में स्पाइसेस थे, इंडिया में कपड़े का कारोबार था, इंडिया में काटन और इंडिया में अफ़ीम के कारोबार का पोटेंशियल था, और इंडिया में डायमंड और गोल्ड, ये दोनों चीज़ें फेमस थी इंडिया की। तो इन सारी चीज़ों के लिए गोरे जो थे वो पागल थे, वो ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ। तो अब ये इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये जो मुग़लों की या इंडियंस की पार्टनरशिप थी, ये एक बिज़नेस पार्टनरशिप थी। और इसी ये जो मैंने आपको वेल्थ बताई इंडिया की, गोल्ड है, डायमंड है, क्लॉथ है, काटन है, स्पाइसेस, अफ़ीम या इंडिगो या और काफ़ी चीज़ें हैं जो यूरोप में नहीं मिलती थी, उनका ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस आए थे और उनकी वजह से ही वो अट्रैक्ट हुए थे। अब ये इनके दरमियान जो पार्टनरशिप थी, बिज़नेस पार्टनरशिप थी मुग़लों के और अंग्रेज़ों के दरमियान, अंग्रेज़ तो नहीं कहेंगे हम, यूरोपियंस कहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ तो सिर्फ इंग्लैंड वाले होते अंग्रेज़ होते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच हैं और पुर्तगाल वाले पुर्तगीज़ हैं, स्पेन वाले स्पेनिश हैं, इंग्लैंड वाले इंग्लिश हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए, हर सब के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। यूरोपियंस के लिए भी प्रॉफिट था और उसमें मुग़लों को भी प्रॉफिट मिलता था, जिसकी वजह से ये एक विन विन सिचुएशन थी, जिसकी वजह से इन्होंने, मुग़लों ने इनको अलो कर दिया और उनको लगा कि ये कोई बड़ी थ्रेट नहीं है हमारे लिए। मुग़लों को ये लगा कि ये कोई बड़ी थ्रेट नहीं है। इस तरह पुर्तगीज़, डच और फ्रेंच, इन सब ने जो है वो इंडिया में आके अपनी जो वो ट्रेडिंग सेंटर्स भी बना लिए और उसके अलावा छोटी छोटी कैंट्स भी बना ली, जहाँ पे उन्होंने अपनी आर्मी रख ली कि जैसे कि हम अपना जो है वो कारोबार है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, प्रोटेक्शन दे सकें। तो अब उनको छोटी छोटी आर्मी रखने की भी इजाज़त मुग़लों ने दे दी, जो वहाँ पे जो लोकल रूलर्स थे। वो इस वजह से, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये कह रहा है कि मुग़ल एम्परर्स वर हैप्पी टू कोऑपरेट विद दिस ट्रेड दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये तो सबको ही प्रॉफिट दे रहा था, तो इनको मुग़लों को नुकसान तो कोई नहीं था। और मुग़लों को लगा कि ये अंग्रेज़ या फ्रेंच या जो डच आए, ये तो तादाद में बिल्कुल थोड़े हैं, ये हमें क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इनको इजाज़त दे दी। अब आगे कह रहा है कि 1750s तक, 1750s मतलब औरंगज़ेब की डेथ के तकरीबन 40-45 साल के बाद का टाइम बता रहा है कि 1750 तक ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दोनों जो थे ये मेन कॉम्पिटिटर्स थे इंडिया में ट्रेड के लिए, कारोबार के लिए। बट फिर आगे तो सबको पता है कि फाइनली ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ही सुप्रीमेसी मिलेगी और मुग़ल एम्पायर तो डिक्लाइन हो ही रहा था। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत में
अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान से आया था, उसने मराठा जो कि मैंने बताया था कि 1750 तक जो है मोस्ट पावरफुल पीपल थे इंडिया में, उनको भी क्रश कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने। तो अब मराठास भी चले गए, मुगल्स भी वीक हो गए। तो ये इस तरह एक खुला रास्ता मिल गया ब्रिटिश को कि वो इस वहाँ पे जो खाल था उसको आके फिल करें। तो इस तरह मुग़ल एम्पायर जो थे वो यूरोपियंस की जो डिफरेंट इन्वेजन्स हुई थी, जिसकी वजह से भी मुग़ल एम्पायर वीक हो गया, कमज़ोर हो गया और ख़त्म हो गया। तो अब ये इसमें मैंने तीन की तीन जो हेडिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन भी किया है। नंबर 1 उसमें हमने पढ़ा था रेबेलियंस, बार बार रिपीट कर चुका हूँ। नंबर 2 इन्वेजन्स, और नंबर 3, अच्छा इसमें नंबर 3 रहता है, उसको वो तो बस 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट की हेडिंग है वो, उसको भी कर लेते हैं कि जो दिल्ली में सेंटर में जो प्रॉब्लम्स थी अभी उसको डिस्कस करते हैं। मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे वो ये होगी कि मुग़ल बादशाह जो थे वो अब 1750 के बाद मुग़ल बादशाह काफ़ी केयरलेस हो गए थे। दिल्ली में जो गवर्नमेंट मुग़लों की बैठी थी उनकी कोई भी तवज्जो नहीं थी लोगों के मसलों की तरफ, और हालत ये थी कि 1712 से लेके 1719 तक इन 6-7 सालों में 5 एम्परर्स, 5 जो बादशाह थे मुग़ल बादशाह वो चेंज हुए। और मज़े की बात यह है कि ये 5 के 5 नाअहल थे, किसी काम के नहीं थे। इनमें एक बादशाह था जहानदार शाह। जहानदार शाह के लिए कहते हैं कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक फ्राइविलस एंड ड्रंकन फूल था, पागल था, कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह शाहजहां टू भी मेंटली और फिज़िकली भी इवन, क्योंकि वो अयाशियाँ करते जिसकी वजह से मेंटली भी फिज़िकली भी ये लोग जो थे वो लायक नहीं थे कि मुग़ल एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर को चला सकें। अब पोजीशन ये थी कि मुग़ल बादशाह जो थे वो अपनी एंजॉयमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और लोगों के मसलों में इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से लोग जो थे वो इनका जो मतलब मुग़ल एम्पायर का जो दबदबा था वो रौब ख़त्म हो गया इनका मुग़ल एम्पायर का। तो फाइनली मतलब दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी थी उसकी कोई तवज्जो नहीं थी लोगों के मसलों की तरफ, और वो सिर्फ अयाशियाँ करते थे। कहते हैं कि जब हिस्टोरियंस कहते हैं कि जब नादिर शाह 1738-39 में अटैक कर रहा था इंडिया पे, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो मुग़ल बादशाह था उसने किसी भी किस्म की कोई भी तवज्जो नहीं दी कि नादिर शाह आ रहा है तो कोई अपनी आर्मी को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है और इंडिया को सेव करने के लिए, इस इंडिया के डिफेंस के लिए जो है कुछ तैयारी करनी है, कुछ भी नहीं किया। जिसकी वजह से नादिर शाह आसानी से आराम से इंडिया में आया और यहाँ से लूटिंग करके चला गया। अब ये जो सारा हमने पार्ट 1 लेक्चर और पार्ट 2 ये दोनों में जो समरी है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की, वो ये है कि नंबर 1 पॉइंट ये है कि द मुग़ल एम्पायर ऑलरेडी हैड प्रॉब्लम्स बिफोर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, कि औरंगज़ेब की डेथ से पहले भी मुग़ल एम्पायर को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। देयर वाज नो वन कैपेबल ऑफ यूनाइटिंग द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को यूनाइट करने की कैपेबिलिटी किसी में भी नहीं थी। और तीसरी पॉइंट ये है कि द एम्पायर वाज अंडरमाइंड बाय रेबेलियन, इन्वेजन एंड इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स, कि एम्पायर जो था वो कमज़ोर हो गया रेबेलियंस की वजह से, इन्वेजन्स की वजह से और इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स। ये तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि हमारी मेन हेडिंग्स भी हैं। अच्छा, तो इस तरह दिस वाज द एंड ऑफ मुस्लिम रूल ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह मुसलमानों का जो रूल था इंडिया में 1206 से कंटिन्यूसली दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हुई थी 1206 से, अब ये फाइनली यहाँ पे आके मुस्लिम रूल ख़त्म हो रहा है। इसी तरह मराठा जो थे उन्होंने भी कोई प्रॉपर, मराठा हिंदू थे, उन्होंने भी अपनी जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट वो ना बना सके, उनको भी क्रश कर दिया गया, अहमद शाह अब्दाली ने क्रश कर दिया। तो फाइनली जो है वो ब्रिटिश ने आके इस वैक्यूम को आके फिल किया। अच्छा, अब
लास्ट इस टॉपिक में लास्ट हेडिंग जो है वो ये है कि वाट इफ़ेक्ट डिड ऑल दिस हैव ऑन मुस्लिम्स, के ये जो सारी हमने कहानी पढ़ी जिसमें मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन किस तरह हो रहा है, उसमें हेडिंग्स जो हमने पढ़ी रेबेलियंस और इन्वेजन्स और उसके अलावा इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स, तो ये जो सारी कहानी है इसका असर क्या था मुस्लिम्स पे जो इंडिया में उस वक्त मुस्लिम्स रह रहे थे। तो कह रहा है कि द इफेक्टिव एंड ऑफ मुग़ल रूल पुट मुस्लिम्स एट डिसएडवांटेज, कि इस तरह जो मुग़लों की ये मुग़ल रूल की जो एंड हुई थी इसमें मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ। इन मैनी केसेस देयर लोकल रूलर्स वर नाउ हिंदूज। अब जो है जैसा कि मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो ज़मींदार थे या लोकल जो रॉयल प्रिंसेस थे, अब वो जो हिंदू थे उन्होंने अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी। तो मुसलमान जहाँ जहाँ पे रह रहे थे उनके जो लोकल रूलर्स थे वो अब मोस्टली हिंदू थे। नॉट ओनली वर मुस्लिम्स अ माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बट दे बिगेन टू फील लाइक वन। अब इसमें क्या सेंस आ रहा है कि मुसलमान जैसा कि माइनॉरिटी में आ गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पहले भी खैर पॉपुलेशन के टर्म्स में तो मुसलमान माइनॉरिटी में ही थे पर हुकूमत मुसलमानों के पास थी। अब जो है वो मुसलमानों में एक फीलिंग आने लगी कि हम सारे मुसलमान जो हैं वो एक हैं। जैसा कि अब मुसलमानों के पास कोई सीनियर पोस्ट भी नहीं थी और उनका स्टेटस भी चेंज हो गया था। तो इस तरह काफ़ी मुसलमान जो थे उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम पे अगर हिंदू हुकूमत करें इससे अच्छा है कि बाहर के जो फॉरेनर्स हैं अफ़गान्स हैं वो आके हम पे हुकूमत करें। जिसकी वजह से आप आगे हम अगली 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 लेक्चर में पढ़ेंगे कि शाह वलीउल्लाह ने लेटर लिखा था किंग ऑफ अफ़गानिस्तान अहमद शाह अब्दाली को कि आप यहाँ पे आएँ, मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है और यहाँ पे आके मुसलमानों को आप जो है वो रिफ्यूज दें। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मुस्लिम आउटसाइडर वाज प्रेफरेबल टू नॉन मुस्लिम मराठा। मराठा जो नॉन मुस्लिम मराठा है, हिंदू है, उससे एक फ़ॉरेन का मुसलमान अच्छा है इंडिया के मुसलमानों के लिए। पर अहमद शाह अब्दाली आया था, उसने मराठास को डिफीट तो खैर दे दी पर अहमद शाह अब्दाली भी वापस चला गया तो मुसलमान वहाँ के डिसहर्ट हो गए थे। अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान अफेयर्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि देखें कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हमने इसलिए पढ़ा कि मुग़ल एम्पायर का एक प्रेस्टीज था। मुग़ल एम्पायर की वजह से मुसलमानों का प्रेस्टीज था इंडिया में। अब वो जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा है, जिस जिस रीज़न्स की वजह से डिक्लाइन हो रहा है, उन रीज़न्स की वजह से फिर अब ये शिफ्टिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि शाह वलीउल्लाह जैसे लोग जो हैं वो फ़ॉरेन मुसलमानों को ये बुला रहे हैं, फ़ॉरेन के बादशाह को, मुसलमान बादशाह को बुला रहे हैं कि आप आके हमें सेव करें। तो मुसलमानों में एक यूनिटी आ रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पाकिस्तान की मूवमेंट की शेप में चली जाएगी। आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के बनने के लिए 1947 में जो पाकिस्तान बनना है उसके लिए एक समझे कि ये बैकग्राउंड बन रहा है। अगली लेक्चर में इंशाल्लाह शाह वलीउल्लाह को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक ही पार्ट में सारा लेक्चर आ जाए क्योंकि दो दो पार्ट्स में जो है फिर मसला हो रहा है। तो इंशाल्लाह शाह वलीउल्लाह का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में ले आते हैं। थैंक यू।